बिहार बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। प्राचीन काल में मगध आज के बिहार प्रदेश का मुख्य भाग है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। बिहार का राज्य पशु बैल तथा राज्य पक्षी गौरैया है। बिहार की तीन प्रमुख भाषाएं हैं: भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहार का पसंदीदा व्यंजन लिट्टी चोखा है। बिहार में अन्य लोकप्रिय नमकीन, मखाना और सत्तू हैं। छठ पूजा, सोन पशु मेला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम और सोरठ सभा एक सामूहिक विवाह समागम बिहार के पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहार एक खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव। दादरा गुजरात राज्य से घिरा हुआ है, जबकि नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ ढोडिया, दुबला, सिद्दी, कोकड़ा और वल्ली है। यहाँ गुजराती, कोंकणी, हिंदी, मराठी, भीली या भिलोड़ी और अन्य अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लुंगडेंग है, जो घुटने तक लंबाई की 1 गज की साड़ी होती है। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक ढोडिया है, जो एक सफ़ेद धोती होती है। यहाँ ओवा दीव सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है। यहाँ पसंदीदा पेय ताड़ी है, जिसे महुआ के फूलों से बनाया जाता है। दमन द्वीप विशेष रूप से चटाई बुनने के शिल्प के लिए जाने जाते हैं। कछुए के घोल से बने शिल्प और हाथी दांत पर नक्काशी दमन द्वीप के कुछ प्रचलित शिल्प हैं। कछुए के घोल का उपयोग सजावटी और उपयोगी घरेलू वस्तुएं बनाने के लिए भी किया जाता है। जरावा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। गुजरात भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। इसकी सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती हैं। पश्चिम में इसके तट अरब सागर को छूते हैं और उत्तर पश्चिम में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगती है। गुजरात के वाणिज्यिक केंद्र अहमदाबाद और सूरत हैं। ये वस्त्र के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। गुजरात के तटीय स्थल जैसे भरूच और खंभात हैं। गुजरात 4 बड़े सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा हुआ है, जिनके नाम हैं सौराष्ट्र, कच्छ और काठियावाड़ और डांग। कच्छ के रण को सूखे नमक का रेगिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थल गुजरात में स्थित है। गुजरात का राज्य पशु एशियाई शेर तथा राज्य पक्षी हंस है। पुरुषों का मुख्य पहनावा चोरनों और केठियो है। स्त्रियां चानियों और चोली पहनती हैं। गांठिया, नुच, साक और उदियू। गुजरात अपने विश्व प्रसिद्ध डबल इकत पटोला के लिए जाना जाता है। चीड़ मोतियों की मनमोहक टंकाई के साथ वंदनी साड़ियाँ की गुजराती कला की अपनी विशेषता है।
नांगोफन नांगोफन डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जिसे सिटी ऑफ जॉय आनंद का नगर और सिटी ऑफ पैलेसेस महलों का नगर भी कहा जाता है। राज्य की सीमाएं भूटान और सिक्किम, बांग्लादेश और झारखंड, असम, उड़ीसा, बिहार, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम में नेपाल से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु फिशिंग कैट है। पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनाई की समृद्ध परंपरा है। जामदानी और टंगाइल इस परंपरा के दो प्रसिद्ध किस्में हैं। सबसे प्रसिद्ध बंगाली सिल्क की बालूचेरी साड़ियाँ हैं, जो विशिष्ट डिजाइन और अद्भुत बुनाई तकनीक से बनती हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला की कहानियों का वर्णन है। राज्य के अन्य सिल्क वस्त्र टसर और कांठा हैं। बंगाली भोजन में सामान्य रूप से माछेर झोल, सुक्तो एक व्यंजन जिसमें अनेक प्रकार की सब्जियां और करेला होता है। अनेक किस्म की मछलियाँ रूही, कतला, पावदा, टांगड़ा, कोई, हिल्सा, प्रोम्फ्रेट, भेटकी के साथ ही झींगी, श्रिम्प, झींगा, प्रॉन और केकड़ा क्रैब को भी खाया जाता है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्य हैं छाऊ और बगुरम्बा और बाउल नृत्य। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी की सतह का 3/4 लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल के केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री पर होता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में जल विद्यमान होता है। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं। जल चक्र के मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 1, बाष्पीकरण इवापोरेशन, सूर्य की किरणों के कारण समुद्र, नदी, झील, झरने आदि से पानी का बाष्प बनकर हवा में उठना। संघनन कंडेंसेशन, हवा में उठे हुए पानी के बाष्प का ठंडा होकर पानी की बूंदों में परिवर्तित होना, जो बादल का निर्माण करते हैं। प्रतिवर्षा विक्षेपण, बादलों में संचित पानी की बूंदों का प्रतिवर्षा के रूप में पृथ्वी पर पड़ना, जो पानी हिमपात के रूप में हो सकती है। संचलन पृथ्वी पर पड़े हुए पानी का संचलन के माध्यम से समुद्र, नदी, नहर, सरोवर, तालाब आदि में पहुंचना या पानी का सतह से या भूमि के अंदर रिसना या बिसना। कुआं या बावड़ी, फैल या बावड़ी, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। कुएं के सूखने के कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है।
झील कम हो रही हैं जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। गढ़सीसर सर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले इस गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता या तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह पूरा जब जब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज गढ़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। बात करेंगे मृत सागर। द डेड ऑफ सी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक साल्ट होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए हैं। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में दड़की माई की भी मदद की। स्टॉकहोम जल पुरस्कार पानी के क्षेत्र में उत्कृष्टता, साहस और प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया जाता है। 2015 में यह पुरस्कार राजेंद्र सिंह को मिला। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट संचालित किए, जिनमें से कुछ सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने में सहायक हुए। अब बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गंगा नदी को स्वच्छ करने, प्रदूषण को कम करने तथा उसका संरक्षण और पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में शुरू हुआ और 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत समाहित हुआ। गंगा एक्शन प्लान 1985 में पहली बार प्रस्तावित हुआ और 1986 में प्रारंभ हुआ। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य प्रमुख प्राण संपत्ति के प्रमुख स्रोत को प्रमुख समस्या से प्रमुख समाधान प्राप्त करके प्रमुख परिणाम प्राप्त करना है। मानसराम भारत में सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य की पूर्वी खासी हिल्स जिले के शहर में मानसराम में दर्ज की जाती है। मानसराम में 11,872 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है और यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे नम स्थान में गिना जाता है। भारत में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है, जो मेघालय की खासी पहाड़ियों में ही स्थित है, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा 11,619 मिलीमीटर है। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे रेन गेज कहते हैं। तटीय स्थलाकृतियाँ। समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ
निर्मित होती हैं, जैसे मेहराब, स्टैंक, समुद्री गुफा, समुद्री भृगु, खड़ी चट्टान, ढेर केप, समुद्री कोपा आदि। मनुष्यों में पोषण, न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन। मनुष्यों में भोजन करने से लेकर पाचन तक की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण: भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। पाचन: भोजन में पोषक तत्व जटिल रूप से उपस्थित होते हैं। पोषक तत्वों के जटिल रूप को साधारण पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। ये प्रक्रिया पाचन तंत्र में उपस्थित विभिन्न अंगों के द्वारा की जाती है। अवशोषण: पोषक तत्वों को पाचन के बाद रक्त में मिलाने की प्रक्रिया अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्षुद्रांत्र तथा आंशिक रूप से बृहदांत्र में पूरी होती है। स्वांगीकरण, एजिमिलेशन: अवशोषण के बाद उन पोषक तत्वों का शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन, एक्सक्रीशन: भोजन को पाचन के बाद बिना पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव पाचन तंत्र, डाइजेशन इन ह्यूमन्स: भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं: मुख गुहिका, बकल कैविटी, ग्रास नली या प्रशिका, आमाशय, स्टोमक और शुद्धांत छोटी आंत और बृहदांत बड़ी आंत से जुड़ी होती है, तथा लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 6, मलद्वार अथवा गुदा: ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करती हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख गुहिका, मुख एवं मुख गुहिका, वकल कैविटी: प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथिका सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुख में लाल ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो लाला रस स्रावित करती हैं। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं भोजन का स्वाद बनाती हैं। स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में स्थित होते हैं। स्वाद कलिकाएं भी मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा और मसालेदार स्वाद को पहचानती हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्सों पर फैली हुई होती हैं। मीठे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के आगे वाले भाग पर होती हैं। नमकीन स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के आगे वाले भाग और किनारों पर होती हैं। खट्टा स्वाद के लिए खट्टा कलिकाएं जीभ के किनारों पर होती हैं। कड़वा स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के पीछे होती हैं। मसालेदार स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं पूरे जीभ पर होती हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत भी निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं।
कार्य के अनुसार दांतों के 4 प्रकार होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक एवं चर्वणक। इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर एंड मोलर। कृंतक भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रत्नक वेदन वेदन भी कहा जाता है। रत्नक भोजन को फाड़ने का कार्य, चीरने का कार्य करते हैं। और अग्रचर्वणक चबाने का कार्य करते हैं। और चर्वणक भोजन को चबाने में पीसने का कार्य करते हैं। भोजन नली। भोजन नली भोजन नली भोजन नली भोजन नली ग्रशिका गले एवं वक्ष चेस्ट से होती है। भोजन नली ग्रशिका गले वक्ष चेस्ट से हुई जाती है और ग्रहिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकारता नहीं है, फलस्वरूप उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय स्टमच। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे आकार की आकृति होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय का ऊपरी सिरा ग्रशिका से तथा निचला सिरा क्षुद्रांश से जुड़ा होता है। आमाशय की दीवारें से श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में यदि कोई जीवाणु बैक्टीरिया उपस्थित हो तो उसे मार देता है। श्लेष्मा आमाशय तथा आंतों के दीवार की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है तथा पाचक रस भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। बात करेंगे क्षुद्रांश। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांश लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली होती है। यह यकृत, लीवर एवं अग्नाशय से स्रावित प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपर भाग में दाहिने ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। क्षुद्रांश में एब्सॉर्प्शन तथा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। वृद्धांत्र। लार्ज इंटेस्टाइन। वृद्धांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी पशु लगातार जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आपस में आमाशय से अपने मुंह में लाकर जुगाली करते हैं। और रूमिनेंट में यानी जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं।
जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांश एवं वृद्धांत के बड़ी के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंडनाल कहते हैं। भोजन को सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। पोषक तत्व। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर में विभिन्न ऊतकों और अंगों को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। इन रसायनों के साथ प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड श्रृंखला में नाइट्रोजन परमाणु का कॉपर आयनों के साथ एक बैंगनी रंग का जटिल बनाते हैं। यह प्रक्रिया ब्यूरेट परीक्षण कहलाती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, फाइबर तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्षुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में क्षुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों में से होती है। क्षुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ पर चार तरह की 9000 ग्रंथियां होती हैं। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोस शुगर में बदलता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है और यह भोजन को पचाने में मदद करता है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत तथा कमी से होने वाले रोग। पोषक तत्व। प्रोटीन स्रोत अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल आदि। कमी से हानियाँ कौन कौन सी हैं? शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट,
स्रोत क्या है? अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता आदि। कमी से हानियाँ: शरीर के तापक्रम, ऊष्मा में कमी होना, शरीर कमजोर होना और त्वचा में झुर्रियाँ आना। पोषक तत्व या वसा: स्रोत अंडा, मछली, मांस, मूंगफली एवं सभी प्रकार के तेल आदि। कमी या हानियाँ: त्वचा की चमक कम होना, खुश्की होना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना। पोषक तत्व विटामिन ए रेटिनॉल: विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रेटिनॉल है। स्रोत है इसका अंडा, मछली, गाजर, आम, हरी सब्जियां, दूध आदि। कमी से हानियाँ कौन सी हैं? हमें रतौंधी रोग होना, आँखों में रतौंधी रोग होना। पोषक तत्व है विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसका स्रोत है छिलकेदार अनाज, दाल आदि। कमी से हानियाँ क्या क्या हैं? बेरी रोग होना। पोषक तत्व विटामिन सी, स्रोत हैं इसके ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल, संतरा, नींबू, आंवला आदि। कमी से हानियाँ कौन कौन सी हैं? स्कर्वी रोग होना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी, पोषक तत्व विटामिन डी स्रोत सूर्य की किरणें, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली आदि। कमी से हानियाँ: शरीर की हड्डियों का कमजोर होना या विकृत हो जाना। पोषक तत्व विटामिन ई, स्रोत हैं इसके अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, घी, तेल, दूध आदि। कमियों से हानियाँ हैं इसकी: स्त्रियों में वंध्यता रोग, फीमेल इनफर्टिलिटी। पोषक तत्व विटामिन के, स्रोत इसके हैं बंद गोभी है, टमाटर है, मटर है, पनीर है, सोयाबीन है आदि। स्रोत है विटामिन के कमी से हानियाँ हैं: रक्त का थक्का, जमने की क्षमता में कमी आना। पाचन के रहस्य: सीक्रेट ऑफ डाइजेशन। डॉक्टर बोमेट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले हैं। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस निकला और उसका पाचन रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर बोमेट की तालिका: खाने की चीज, पेट में पचने में लगा समय, गिलास के पाचन रस में पचने में लगा समय। कच्चा दूध खाने की चीज है, पेट में पचने में लगा समय 2 घंटे 15 मिनट। कच्चा दूध को टाइम लगता है। और गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय है 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध 2 घंटे पच जाता है और 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पच जाता है और गिलास में पाचक रस में पचने में लगा समय 8 घंटे। कम उबला अंडा 3 घंटे 6 घंटे 30 मिनट में गिलास में पाचक रस पचने में लगा समय। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में 4 घंटे 15 मिनट गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय है। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में 4 घंटे लगते हैं इसमें। डॉक्टर बोमेट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल एसिड की तरह होता है। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। फलों और सब्जियों को काटने के बाद नहीं बल्कि पहले से ही धोना चाहिए।
पहले काटने और फिर धोने से पोषक तत्व का नुकसान होता है। सब्जियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर पोषक तत्व न्यूट्रिशंस का नुकसान होता है। सब्जियों को कम मात्रा में पानी में पकाया जाए। बहुत अधिक पानी में उबालने से पोषक तत्वों का नुकसान होता है। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। खाना पकाने का समय और तापमान कम से कम रखें। अधिक समय और गर्मी से पोषक तत्वों का नुकसान होता है। भोजन को दोबारा गर्म करने से पोषक तत्वों की संरचना में परिवर्तन होता है। आलू, अदरक, शलजम और गाजर, पोटैटोज़, जिंजर्स, टर्निप्स एंड कैरेट्स जैसी जड़ वाली सब्जियों को छिलके सहित उबालना चाहिए, क्योंकि इससे पोषक तत्वों का स्थानांतरण होता है। डेयरी उत्पादकों को प्रकाश से दूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रकाश से राइबोफ्लेविन का नुकसान होता है। छिलका उतारकर यह सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण मिनरल्स अलग हो जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिड़ा तांद्रा आम पापड़ बनाया जाता है। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देंगी, धूप से नमी नहीं रहेगी। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में नमी निकल जाए, और अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। आम को पूरी साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाई जाती हैं। किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद को पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल हुई सामान के वजन के बारे में भी पता चलता है। ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगेगा। पाशुरीकरण में है पाशुरीकरण दूध वह दूध है जिसमें रोगाणुओं को मारने के लिए एक विशेष समय के लिए एक विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में हानिकारक रोगाणु खत्म हो जाते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने की थी। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में मदद करती है। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबालने में भी पिया जा सकता है, क्योंकि यह हानिकारक रोगाणुओं को मुक्त होता है। खमीरीकरण फर्मेंटेशन एक उपापचय क्रिया है जो शर्करा को अम्ल, गैस या मद्य में परिवर्तित करती है। यह खमीर और बैक्टीरिया में होता है और ऑक्सीजन से वंचित मांसपेशियों के कोशिका में
भी होता है। खमीरी कीड़ा का उपयोग सामान्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म के समुदाय के विकास के संदर्भ में किया जाता है। अक्सर कोई विशेष रासायनिक उत्पाद केमिकल प्रोडक्ट उत्पन्न करने के उद्देश्य से। खमीरीकरण एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीवाणुओं अथवा एंजाइम्स की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ को धीरे धीरे सरलतम पदार्थ में बदलना होता है। खमीरीकरण के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे खमीरीकरण के लिए थोड़ी नमी की भी आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन का एक प्रकार होता है जिसमें आयरन लौह एक अणु मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को रक्त ब्लड के 100 मिलीलीटर के आधार पर मापा जाता है। इसे डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है और 1 डेसीलीटर का मतलब 100 मिलीलीटर होता है। आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा। आयु और सामान्य स्तर। नवजात शिशु इसका सामान्य स्तर 17 से 22 डेसीलीटर होता है। एक सप्ताह का शिशु 15 से 20 डेसीलीटर। एक महीने का शिशु 11 से 15 डेसीलीटर। बच्चे 11 से 13 डेसीलीटर। वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक 14 से 18 डेसीलीटर। वयस्क महिलाएं 18 वर्ष से अधिक 12 से 16 डेसीलीटर। मध्यम आयु के पुरुष 12.4 से 14.9 डेसीलीटर। मध्यम आयु की महिलाएं 11.7 से 13.8 डेसीलीटर। रोग